जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान के भौतिक शाखा के अंतर्गत गति क्या होता है, मोशन क्या है, मोशन के अंदर बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो परिभाषाएं हैं, जो फार्मूला सूत्र और जो गति के समीकरण हैं, जहां से प्रश्न यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे अर्थात कि जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं जहां पे विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे भौतिक विज्ञान शाखा के अंतर्गत गति नामक चैप्टर से बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, गति से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसकी परिभाषा क्या है, चाल क्या है, विस्थापन क्या है, त्वरण क्या है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ये हमारा मोशन का पहला चैप्टर होगा, इस मोशन का ये हमारा पहला वीडियो होगा। इसके बाद से अगला दूसरा हमारा वीडियो मोशन का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम न्यूटन के गति के तीनों नियम पे चर्चा करेंगे। तो आइए पहले इस क्लास में हम मोशन के जो प्रारंभिक जो सभी इसके डिफिनेशंस हैं, परिभाषा है और समीकरण है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैं हूँ वारिस, स्वागत करता हूँ आपका वारिस एकेडमी पर। तो आइए चर्चा कर लेते हैं मोशन। भौतिक शाखा के अंतर्गत ये फिजिक्स के अंतर आता है चैप्टर गति। गति को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं मोशन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विराम और गति। दोस्तों, किसी भी वस्तु को कैसे हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु विरामावस्था में है और कैसे बता सकते हैं कि कोई वस्तु गति कर रही है, तो इसकी परिभाषा हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। इसकी परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा जो होता है, वह लोग नहीं दे पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो आज हम क्लियर करेंगे कि कब आप जानेंगे कोई वस्तु विरामावस्था में है और कब आप जानेंगे कोई वस्तु गति अवस्था में है। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम परिभाषा को कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, यदि कोई वस्तु की स्थिति, पोजीशन किसी दूसरे स्थिर वस्तु का, अर्थात जो रुकी हुई वस्तु है, उसके सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है, तो उसे हम गति अवस्था में कही जाती है। अर्थात आपने क्या समझा कि यदि कोई दो वस्तुएं हैं, पहली कोई वस्तु अपने दूसरी किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अगर यह वस्तु अपना जगह को परिवर्तित कर रहा है, यह वस्तु अपना स्थान बदल रहा है, तो आप कहेंगे कि यह वस्तु गति कर रहा है। तो कैसे आप जानेंगे? जैसे कि उदाहरण से आप प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि एक ट्रेन है। जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के किनारे लगे जो पोल के खंभे होते हैं या ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े जो यात्री होते हैं, वह उनके सापेक्ष ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई प्रतीत होती है या जाती है। तो इस प्रकार से खंभा या यात्री अपने ही जगह होता है, लेकिन ट्रेन उसके सामने से गुजर जाती है। अर्थात किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष खंभा या यात्री क्या है, वो स्थिर है। तो स्थिर वस्तु के सापेक्ष जब कोई वस्तु गुजरती है या कोई वस्तु अपना स्थान बदलती है, तो कहते हैं कि वह वस्तु गति कर रही है, उस वस्तु के अंदर मोशन है, गति है उस वस्तु के अंदर। तो वही है कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है, अपना स्थान वो परिवर्तित करता रहता है, तो उसे कहते हैं कि वह वस्तु गति अवस्था में है या गति अवस्था में कही जाती है। आगे हम देखते हैं कि अगर समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष कोई वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है, तब कहेंगे कि वह वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है या विरामा अवस्था में है। जैसे कि अगर ट्रेन है और ट्रेन के किनारे खड़ा जो प्लेटफॉर्म पे जो पोल का खंभा खड़ा है या जो यात्री है, तो यात्री के सापेक्ष अगर ट्रेन अपनी स्थिति को नहीं बदल रही है, ट्रेन अपना जगह को नहीं परिवर्तित कर रहा है, वह एक जगह पर ही खड़ा है, अर्थात उसका जो जगह है सापेक्ष जो उसका कोण बना रहा है, यदि वह कोण परिवर्तित नहीं हो रहा है, तब हम कहेंगे कि वह ट्रेन क्या है, विरामा अवस्था में है, वह ट्रेन गति नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है, तब वह वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। तो ये आपने देख लिया। आगे जो है दूरी क्या होता है, तो वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग
की जो संपूर्ण लंबाई होती है उसी को दूरी कहते हैं। दोस्तों, जब कोई वस्तु गति करता है, मोशन करता है, तो एक समय में जब वह बिंदु ए से बिंदु बी तक, अर्थात एक बिंदु से, एक जगह से दूसरी जगह जाने में एक निश्चित समय में जिस लंबाई, जिस पथ पे वो गति करता है, तो उस जिस पथ के, वो जिस लंबाई को वह तय करता है एक जगह दूसरी जगह एक निश्चित समय में, तो उसी को हम कहते हैं, उस संपूर्ण जो लंबाई होती है मार्ग की, उसी को हम दूरी कहते हैं। यह दूरी जो है अदिश राशि होती है, क्योंकि इसके अंदर केवल परिमाण पाया जाता है, दूरी के अंदर दिशा नहीं पाई जाती है। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जिस वस्तु के अंदर केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाई जाती है, तो वो अदिश राशि कहलाती है, जो सदैव धनात्मक होती है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक क्यों होता है? क्योंकि जब वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक एक समय में वो अपने एक मार्ग की लंबाई को तय करेगी, तो वह लंबाई हमेशा क्या होती है? लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। तो इसीलिए दूरी भी हमेशा क्या होगा, और जो लंबाई है एक मार्ग की, उसी संपूर्ण लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो जो लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, इसीलिए दूरी भी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, और ये अदिश राशि होती है। इसमें केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा इसमें नहीं पाई जाती है। आगे विस्थापन होता है। दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब दोनों में अंतर समझिए क्या होता है कि विस्थापन में क्या होता है कि वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, उसी को विस्थापन कहते हैं। जैसे विस्थापन में प्रारंभिक जो स्थिति होती है और जो अंतिम स्थिति है, ये दोनों तय कर दी जाती है। जब एक दो फिक्स पॉइंट होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि बिंदु ए से बिंदु बी तक कोई वस्तु चल रही है, फिर बिंदु बी से बिंदु सी तक चल रही है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक तय की गई जो दूरी होती है वह विस्थापन कहलाएगी। अर्थात कि जब कोई वस्तु गति करता है, तो जिस स्थान से वो गति करना प्रारंभ करता है वो उसकी प्रारंभिक स्थिति कहलाती है, और जहाँ पे वह अपनी गति को खत्म करता है, जहाँ पे वो वस्तु विरामावस्था में आता है, तो उस वस्तु के बीच की उस स्थिति को हम अंतिम स्थिति कहते हैं। तो इन दोनों की जो बीच की जो दूरी होती है, यही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो विस्थापन कब होगा? दूरी विस्थापन में कब चेंज हो जाएगा कि जब इसके दोनों स्थिति का हमें ज्ञात हो, दोनों स्थिति हमें पता हो, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, तो उसके बीच में जो समयांतराल होगा और उस समयांतराल में तय की गई जो दूरी होगी वह विस्थापन कहलाती है। यह जो न्यूनतम दूरी होती है इसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्या होती है कि जब इसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों पाए जाए तब ये सदिश राशि कहलाती है। तो विस्थापन के अंदर आपको प्रारंभिक स्थिति भी ज्ञात है, अंतिम स्थिति भी ज्ञात है, तो दोनों स्थिति के बीच में एक समय अंतराल में जो दूरी तय की गई है उसी को हमने विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ दिशा का भी आपको ज्ञान है हो रहा है। तो जब दिशा और परिमाण दोनों को मिल गया तो इसका अर्थ है कि जो विस्थापन होता है ये सदिश राशि होता है, जबकि दूरी जो होता है ये अदिश राशि होता है। इसके साथ साथ जो विस्थापन होगा यह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य कुछ भी हो सकता है। जैसे कि जो विस्थापन है यह बिंदु ए से बिंदु बी तक जो दूरी तय की जाएगी और फिर बिंदु बी से बिंदु सी तक जो दूरी तय की जाएगी। तो अगर दोनों स्थिति में आपकी दूरी जो है बिंदु ए से बिंदु बी तक जो विस्थापन है, बिंदु बी से सी तक यदि वो ज़्यादा हो रहा है तो धनात्मक होगा, दोनों बराबर हो रहा है तो उस कंडीशन में जो विस्थापन होगा वो शून्य हो जाएगा, और यदि कम हो रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसलिए जो विस्थापन होता है ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं स्पीड की, चाल की बात करते हैं कि चाल क्या होता है। तो कोई भी वस्तु जो एकांक समय में, इकाई समय में जितनी दूरी को तय करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसकी चाल कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु एक सेकंड में या एक इकाई में जितनी दूरी तय करेगी वही दूरी क्या कहलाएगी? उसकी चाल कहलाएगी। और यह चाल जो होता है अदिश राशि होता है, जो एसआई में इसका मात्रक होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे हम देखते हैं वेग। दोस्तों वेग तो चाल देखा, तो अब ये चाल जो है अदिश राशि होता है क्योंकि यह दूरी से जुड़ा हुआ है।
तो इसीलिए क्या है, अदिश राशि होता है। एकांक समय में तय की गई दूरी, और दूरी क्या है, अदिश राशि है, तो चाल भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। तो ये इसीलिए जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, मात्रक इसका मीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात कि एक सेकेंड में जितना दूरी, एक सेकेंड में 1 मीटर अगर दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि एकांक समय में, इकाई समय में या 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय की जाती है वही इसकी क्या कहलाती है, किसी वस्तु की चाल कहलाती है। यह अदिश राशि होती है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अब हम बात करते हैं वेग की। तो चाल हमने देख लिया, अदिश राशि है तो वेग क्या होगा, सदिश राशि होगा, क्योंकि वेग किससे जुड़ा है, विस्थापन से जुड़ा है। परिभाषा देखते हैं, यदि कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है, अर्थात जितना दूरी वो विस्थापन करता है एकांक समय में, तो वही उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका वेग कहते हैं। और विस्थापन की बात है तो विस्थापन हमारा क्या है, सदिश राशि है, तो इसीलिए विस्थापन से वेग जुड़ा हुआ है। 1 सेकेंड में जितना जो क्या होगा वो विस्थापित होगा कोई वस्तु, वही क्या कहलाएगा, वेग कहलाता है। तो इसीलिए यह भी क्या होता है, वेग जो होता है यह सदिश राशि होता है, वेग भी, और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जो वेग का मात्रक होता है ये भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। साथ में जो वेग होता है यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। जैसे कि विस्थापन में आपने पढ़ा कि यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, तो उसी प्रकार से वेग भी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। साथ में एकांक समय में किसी वस्तु जितना विस्थापित होती है वह उसका वेग कहलाती है, और एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है वो उसका चाल कहलाती है। दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। एसआई पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय मानक में इसका मात्रक होता है। चाल जो होता है अदिश राशि होता है, वेग जो होता है सदिश राशि होता है। चाल हमेशा धनात्मक होगा, जबकि वेग जो होगा ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ आपने दूरी और विस्थापन से ही आपको चाल और वेग भी आपको समझना है। दोस्तों अगले स्लाइड में हम जानेंगे कि त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय गति क्या होती है, और गति के तीनों जो समीकरण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को, इसके परिभाषा को अगले स्लाइड में हम देखने वाले हैं। देखते हैं आगे, अगला है त्वरण। दोस्तों त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है कि हम जानते हैं त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की जो दर होती है वह उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। कोई भी वस्तु है वह कितना उसका वेग परिवर्तन है, उसी वेग परिवर्तन की जो दर होती है, एकांक समय में किए गए जो वेग परिवर्तन है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। त्वरण को प्रायः ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसका इंग्लिश एक्सेलरेशन होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इतना आप याद रखेंगे। त्वरण किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दोस्तों त्वरण आपका धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण एक समान भी होता है। यदि वेग परिवर्तन की दर एक समान है तो त्वरण आपका एक समान होगा। यदि त्वरण आपका क्या होगा, शून्य होगा। यदि वेग परिवर्तन की दर एक समान है तो वहां पे त्वरण आपका क्या होगा, शून्य होगा। यदि वेग परिवर्तन की दर कम ज्यादा हो रही है तो त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है। दोस्तों आगे हम देखते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या है, तो जब कोई पिंड या कोई भी वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ कैसा हो जाता है, परवलय हो जाता है।
तो उसी को पिंड की जो यह गति होती है प्रक्षेपीय गति होती है। दोस्तों जब हम किसी भी वस्तु को एक जगह से फेंकते हैं और फेंकते समय वह वस्तु जिस तरीके से एक क्षैतिज कोण, एक पहले तिरछी रेखा में ऊपर जाता है और फिर वो एक नीचे जो है एक अर्धवृत्ताकार रूप में वो एक नीचे गिरता है, तो वो जो तिरछी गति होती है उसकी वही प्रक्षेपीय गति होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम किसी वस्तु को हमने फेंका तो यह वस्तु पहले यहाँ तक जाता है तिरछा, फिर यहाँ से वह वस्तु धीरे धीरे परवलयाकार ऐसे वो नीचे आ जाता है। तो जो ये गति होती है यहाँ से यहाँ तक की जो गति होती है दोस्तों आप देखेंगे तो ऐसे ये इसका पॉइंट है नीचे का समतल भूभाग है, तो ये जो कोण, ये जो थीटा कोण का इसने ऊपर गति किया है इसी को हम कहते हैं क्या, प्रक्षेपीय गति। और यही जो प्रक्षेपीय गति होती है यह एक नीचे बिंदु से एक तिरछी रेखा में थीटा अंश कोण पे यह क्या करता है, गति करता है। आगे जो है हम देखते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है, तो पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच का जो समय होता है इसी को उड्डयन काल कहते हैं। जैसे एक पिंड को हमने यहाँ से फेंकना शुरू किया तो पिंड यहाँ से जाकर के और यहाँ तक गिरने के बीच जो यह समय अपना लगाता है, जितना समय लेता है ये जो टाइम पीरियड में या यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है उसी समय को हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो T इक्वल टू कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, T इक्वल टू 2 स्मॉल u साइन थीटा अपन G। यहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। U क्या है, प्रारंभिक वेग, जिस वेग से हमने फेंका है वह u प्रारंभिक वेग हो गया, और साइन थीटा, थीटा का मान जितने क्षैतिज कोण पर यह फेंका गया है वस्तु वहाँ थीटा का मान रखेंगे साइन थीटा, u प्रारंभिक वेग 2u साइन थीटा अपन स्मॉल j, ये उड्डयन काल निकालने का फार्मूला है T इक्वल टू। आगे रेंज देखते हैं, परास क्या है, तो पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी को तय करता है उसी क्षैतिज दूरी को हम क्या कहते हैं, उसका परास कहते हैं। जैसे यह वस्तु यहाँ से और यहाँ तक जितनी क्षैतिज दूरी को अर्थात यहाँ तक जो अधिकतम जो इसने दूरी को तय किया है यही इसका क्या कहलाता है, परास कहलाता है। परास रेंज होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। R इक्वल टू जो परास निकालने का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन j। थीटा जो क्षैतिज कोण बन रहा है थीटा, u प्रारंभिक वेग तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g, जो क्या है j, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल g है। अब क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से कि किस क्षैतिज कोण कितना है, कितना अंश क्षैतिज कोण पे परास अधिकतम होता है। तो दोस्तों जो परास अधिकतम होगा आपका वो 45 अंश कोण पे जब आप किसी पिंड को फेंकेंगे तो वह अधिकतम परास को क्या करेगा, अधिकतम रेंज को वह दूरी को तय करेगा। तो ये आप जो है थीटा इक्वल टू 45 अंश होने पर एक पिंड अधिकतम रेंज, सबसे अधिकतम रेंज की दूरी तय करता है। तो इसको आप याद रखेंगे, कई बार पूछा गया। आगे गति के समीकरण, जो गति के समीकरण है 3 समीकरण गति के आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है। जो v होता है ये अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, और a जो है त्वरण होता है, हमने यहाँ लिखा है। t क्या होता है आपका, समय होता है। ये आप नहीं दिख रहा होगा आपको, t इक्वल टू यहाँ पे जो t होता है ये समय से रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो इस तरह से जो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा जो समीकरण होता है गति का वो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा जो समीकरण है वो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a होता है। यहाँ पे u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, s बराबर दूरी, a जो है एक्सेलरेशन त्वरण हो गया, और t आपका समय से रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से गति से संबंधित जो गति के समीकरण हैं तीनों, साथ में जो गति के चैप्टर से आने वाली जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, परास क्या है, उड्डयन काल क्या है, प्रक्षेपी गति क्या है, चाल, दूरी, वेग, विस्थापन और आराम की विरामावस्था और गति अवस्था, इनके सभी परिभाषाओं को आपको समझा दिया गया। दोस्तों अगले हम मोशन के अगले पार्ट में बताएंगे कि जो गति के न्यूटन के तीनों जो गति के नियम है
इसके साथ साथ जो कोणीय वेग है, कोणीय संवेग है, वृत्तीय गति है और गति जो एक समान गति, असमान गति होता है, तो इसके बारे में हम इसके पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। इस तरीके से गति का चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप चैनल के पुराने विद्यार्थी हैं या फिर नए हैं, लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नए क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel